गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और हम कंटिन्यू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़। मॉडर्न हिस्ट्री में हम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था 3 कर्नाटक युद्ध के बारे में। जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो 1746 से 1748 तक चलता है, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक चलता है। और ये जो कर्नाटक युद्ध हुए थे ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए थे। यहाँ अलग अलग भूमिकाएं थीं, कहीं किसी अधिकारी के चलते हो रही थी और कहीं किसी अधिकारी, कहीं भारत के और कहीं यूरोप देश के चलते। लेकिन जहाँ पर भी इनको अवसर मिलता था ये एक दूसरे को नीचा गिराने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे। तो हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में देखा था कि किस तरीके से ये युद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के चलते इन दोनों कंपनियों में विरोध उत्पन्न होता है और अंततः पहला कर्नाटक युद्ध जो था वो 1748 में समाप्त होता है और इसमें एक संधि होती है जिसको एक्सला-सैपल की संधि कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज हम जो दूसरा कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे वो 1749 से 54 तक होता है। जिस तरीके से हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ा था कि इसका किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं था भारत से, ये तो विरोध उत्पन्न ही हुआ था यूरोप में क्योंकि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित। ठीक उसी तरीके से ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है उसका संबंध भारत से है और भारत में 2 राज्यों में हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था और इसमें क्या इस उत्तराधिकार के युद्ध में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनी थी उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि अब ये भारतीय सेना को क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं और ये भारत के राजनीतिक मामलों में भी अब हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से द्वितीय कर्नाटक युद्ध की भूमिका पड़ती है। तो अगर हम देखते हैं कि दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था, इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तैयार की थी। 2 राज्यों में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी, हैदराबाद और कर्नाटक। तो हैदराबाद के संस्थापक हैं निजाम उल मुल्क। इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार का संघर्ष है ये होने लगता है। तो इनकी मृत्यु के बाद यहाँ अगर हम देखें तो आसफ जाह निज़ामुल मुल्क की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद ये 3 लोगों में क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। ये 3 लोग कौन कौन से हैं? ये 3 लोग जो हैं वो नासिर जंग है, मुजफ्फर जंग है और सलावत जंग है। नासिर जंग कौन था? ये आसफ जाह निज़ामुल मुल्क का पुत्र था और मुजफ्फर जंग जो है वो आसफ जाह निज़ामुल मुल्क का पौत्र था। मतलब नासिर जंग जो थे मुजफ्फर जंग के चाचा थे। तो इस तरीके से नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में दोनों में जंग छिड़ी हुई है। किसका? कि हैदराबाद की गद्दी पर कौन बैठेगा। हैदराबाद में जो शासक थे निजामुल मुल्क, उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के बाद अब दोनों में झड़प चल रही है कि गद्दी पर कौन बैठेगा। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कर्नाटक में भी यही चल रहा था, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। कर्नाटक में जो शासक थे दोस्त अली, उनकी मृत्यु हो गई है और अनवरुद्दीन, कर्नाटक के शासक अनवरुद्दीन और चांदा साहब दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि इस जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, इस युद्ध का कारण हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र में हो रहे उत्तराधिकार के संघर्ष में दोनों कंपनियों का उलझ जाना था। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में तथा कर्नाटक में अगर हम देख रहे हैं तो अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच में उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था। इसी संघर्ष के चलते जो युद्ध होता है उसी युद्ध को हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और फ्रेंड्स, जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डुप्ले बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था और वो सोचेगा कि कैसे इस उत्तराधिकार के युद्ध में जो भारत में हैदराबाद और कर्नाटक राज्य में चल रहा है इसका फ़ायदा लिया जाए। कर्नाटक में हमने देखा था कि अनवरुद्दीन और चांदा साहब का क्या चल रहा था, उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था और इसी युद्ध के चलते
अब वो इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करेगा और चांदा साहब, कर्नाटक के चांदा साहब का साथ जो देता है वो डुप्ले रहता है, फ्रांसीसी देता है, और अनवरुद्दीन का साथ इस युद्ध में कौन देते हैं? अंग्रेज देते हैं। अंततः क्या होता है, चांदा साहब और डुप्ले, चांदा साहब और डुप्ले दोनों ही के बीच युद्ध होता है। अनवरुद्दीन का साथ कौन दे रहे हैं? अंग्रेज। और चांदा साहब का कौन साथ दे रहा है? डुप्ले। हमने पढ़ा था कि यहाँ अगर हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में, अगर हम कर्नाटक में देख रहे हैं तो दोस्त अली के मरने के बाद अनवरुद्दीन और चांदा साहब में क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है कि कौन गद्दी पर बैठेगा। अनवरुद्दीन का साथ दे रहे हैं अंग्रेज और चांदा साहब का साथ दे रहे हैं फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। दोनों के बीच, दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में अनवरुद्दीन जो था वो मारा जाता है और चांदा साहब जीत जाते हैं। कर्नाटक की गद्दी पर कौन बैठ गया? चांदा साहब जीत गए। अब चांदा साहब का साथ कौन दे रहे थे? फ्रांसीसी दे रहे थे। जब चांदा साहब का फ्रांसीसी साथ दे रहे थे तो कर्नाटक पर उनके साथ से कौन जीत जाता है? फ्रांसीसी जीत जाते हैं। चांदा साहब के साथ, फ्रांसीसी के साथ से चांदा साहब जीत जाते हैं। अब चांदा साहब क्योंकि जीत गए हैं तो कर्नाटक पर किसकी प्रभुसत्ता स्थापित हो गई है? फ्रांसीसी की, क्योंकि फ्रांसीसियों की मदद से ही चांदा साहब यहाँ पर जीते हुए थे। और इस तरीके से चांदा साहब के जीतने के साथ ही चांदा साहब और डुप्ले ने मिलकर अनवरुद्दीन के ऊपर हमला किया और अनवरुद्दीन इस युद्ध में क्या होता है? मारा जाता है। और अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली भागकर त्रिचनापल्ली में जाकर शरण लेगा। तो अभी अगर हम देख रहे हैं तो कर्नाटक पर किसका प्रभाव या प्रभुत्व हो रहा है? चांदा साहब। और चांदा साहब तो बस एक नाम मात्र की कठपुतली थे। जो मेन हमको जिसका प्रभुत्व देखने को मिल रहा है वो फ्रांसीसी गवर्नर या फ्रांसीसी कंपनी का देखने को मिल रहा है, और वो भी किसकी वजह से? डुप्ले की वजह से। और इसी युद्ध को फ्रेंड्स, जो कि चांदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में हुआ था और जिसमें अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग लोगों का साथ दिया था, इसी युद्ध को अंबूर का युद्ध कहा जाता है, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत आता है। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि पहले कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत जो युद्ध आता है वो सेंट थोमे का युद्ध आता है, या उसी को हम अड्यार का युद्ध कहते हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसमें अंबूर का युद्ध होता है। अंबूर का युद्ध कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य के उत्तराधिकार के लिए अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच में होता है। अनवरुद्दीन का साथ अंग्रेज देते हैं और चांदा साहब का साथ डुप्ले देते हैं। इस तरीके से इस अंबूर के युद्ध में जीत किसकी होती है? चांदा साहब की। और चांदा साहब का साथ जो दे रहे थे वो फ्रांसीसी कंपनी थी, और इस तरीके से फ्रांसीसी कंपनी का कर्नाटक में प्रभुत्व जो था वो स्थापित हो जाता है। तो ये तो रही बात फ्रेंड्स कर्नाटक की। अब हम दूसरे राज्य में चलते हैं जहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। वो राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद में आसफ जाह निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के बाद नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में युद्ध चल रहा था। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में युद्ध चल रहा था। यहाँ भी कंपनियाँ बीच में घुस जाती हैं और इस उत्तराधिकार के युद्ध में भी अब वो हस्तक्षेप करते हुए दिखेंगी। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि वो किस तरीके से हस्तक्षेप। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच युद्ध होता है। नासिर जंग का जो साथ देते हैं वो अंग्रेज देते हैं, और मुजफ्फर जंग का साथ जो दे रहे हैं वो फ्रांसीसी दे रहे हैं। फिर से दोनों के बीच युद्ध होगा। नासिर जंग अंग्रेजों के साथ हैं और मुजफ्फर जंग का साथ दे रहे हैं फ्रांसीसी। दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में नासिर जंग जो था उसकी हार होती है और अंत में युद्ध में मारा जाता है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अंग्रेजों की हार हो रही है इस युद्ध में। हैदराबाद में भी किसका अगर हम अधिपत्य देख रहे हैं तो हो गया है फ्रांसीसियों का। मुजफ्फर जंग यहाँ पर जीत चुका है। अब हैदराबाद की गद्दी पर बैठाने की बारी आती है मुजफ्फर जंग की। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो था वो अपने एजेंट जिनका नाम था बुस्सी, उनसे कहता है कि अगर आपको लगता है कि मुजफ्फर जंग बैठने लायक है गद्दी पर तो उसको बैठाइएगा। अगर आपको लगता है कि ये हस्तक्षेप करेगा या हमारी प्रभुसत्ता को नहीं मानेगा तो वहीं पर उसको मार देना। तो अब यही होता है कि मुजफ्फर जंग को बैठाने की बारी आती है गद्दी पर, लेकिन बुस्सी से वो तर्क वितर्क करने लगता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है। इसी चक्कर में बुस्सी जो रहता है वो मुजफ्फर जंग, फ्रांसीसी जो एजेंट रहता है बुस्सी, वो मुजफ्फर जंग को मार देता है।
अब बारी आई मुजफ्फर जंग तो मर गया है, अब उसको गद्दी पर किसको बिठाया जाए फ्रेंड्स। तो हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ हमने देखा था, अगर हम देख रहे हैं तो हैदराबाद में दो लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी और तीसरा था सलावत जंग। सलावत जंग जो था वो आसफ खां का या निज़ामुल मुल्क का दूसरा पुत्र था। अब जो फ्रांसीसी हैं वो सलावत जंग को, मुजफ्फर जंग को उन्होंने मार दिया है क्योंकि वो बहुत हस्तक्षेप कर रहा था, सलावत जंग को क्या करेंगे, गद्दी पर बिठाएंगे। तो इस तरीके से हैदराबाद में सलावत जंग बैठ गया है। और हमने देखा कि कर्नाटक में भी किसकी विजय हुई है, चांदा साहब, जिसका साथ फ्रांसीसी दे रहे थे। और हैदराबाद में भी अगर हम देख रहे हैं तो किसकी विजय हुई है, फ्रांसीसी कंपनी की विजय हुई है, जिसका साथ जो किसका साथ दे रहे थे, मुजफ्फर जंग का साथ दे रहे थे। बाद में उसको मार दिया क्योंकि वो उनके मन मुताबिक काम करने के लिए मना कर रहा था। तो इस तरीके से हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही जगह फ्रांसीसियों की विजय हुई है। अब क्या होता है, अंग्रेजों के मन में ये आता है कि भैया हैदराबाद में भी ये जीत गए हैं और अगर देखा जाए तो कर्नाटक में भी ये फ्रांसीसी जीत गए हैं। तो उन्हें लगता है कि कर्नाटक का जो शासक अनवरुद्दीन है, अनवरुद्दीन के मरने के बाद अब उसके बेटे मोहम्मद अली को गद्दी पर बैठाना चाहिए। तो मोहम्मद अली को गद्दी पर बैठाने के लिए अब क्योंकि उसने जैसे ही अनवरुद्दीन की हत्या होती है वो तुरंत भागकर त्रिचनापल्ली चला जाता है शरण के लिए। तो अंग्रेज अपनी सेना लेकर त्रिचनापल्ली जाएंगे मोहम्मद अली को कर्नाटक की गद्दी पर बिठाने के लिए। ये बात जैसे ही चांदा साहब को पता चलती और डुप्ले को पता लगेगी कि जी अंग्रेजी सेना जा रही है त्रिचनापल्ली मोहम्मद अली को कर्नाटक की गद्दी पर बिठाने के लिए, चांदा साहब और डुप्ले तुरंत अपनी सेना लेकर कर्नाटक को खाली छोड़कर, जहाँ पे वो बैठे हुए थे खाली छोड़कर त्रिचनापल्ली चले जाते हैं। और त्रिचनापल्ली क्यों जाते हैं, ताकि वो मोहम्मद अली और अंग्रेज की सेना को हरा सकें। वहीं पर अंग्रेजी क्लर्क रहता है लॉर्ड क्लाइव, वो तुरंत कर्नाटक को खाली देखकर तुरंत वहाँ पर घेरा डाल लेता है। और इस तरीके से कर्नाटक पर किसका कब्जा हो जाता है, अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। और अंग्रेज किसको बना देते हैं वहाँ का शासक, या किसको गद्दी दे देते हैं, मोहम्मद अली को दे देते हैं। और इस तरीके से कर्नाटक को खाली देखकर जो घेरा डाला गया या कर्नाटक पर जो आक्रमण किया गया उसी को कहा जाता है अर्काट का घेरा। और इस युद्ध में अंग्रेज़ जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं, क्योंकि डुप्ले और चांदा साहब कहाँ चले गए हैं, त्रिचनापल्ली चले गए हैं। जब त्रिचनापल्ली जाते हैं मोहम्मद अली और अंग्रेज की सेना को पराजित करने, और यहाँ कर्नाटक की गद्दी पे कोई ऐसा प्रमुख शासक छोड़कर नहीं गए हैं जो कर्नाटक की रक्षा कर सके। तो कर्नाटक ये जब खाली देखकर तुरंत ही जो अंग्रेजी गवर्नर था क्लाइव, वो तुरंत ही यहाँ पर घेरा डालता है और इसी घेरे को अर्काट का घेरा कहा जाता है। और अंततः क्या होता है, कर्नाटक में अंग्रेज जीत जाते हैं और गद्दी पर किसको बिठा देते हैं, अपने मनपसंद शासक मोहम्मद अली को बिठा देते हैं। तो अगर हम इसी तरीके से देखते हैं तो हम देखेंगे कि कर्नाटक में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई है और हैदराबाद में फ्रांसीसी की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव के अर्काट के प्रसिद्ध घेरे ने भारत के डुप्ले के भाग्य का सर्वनाश कर दिया। जो डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था उसको भारत से वापस फ्रांस में बुला लिया जाता है और उसकी जगह भेजा जाता है नए गवर्नर को, गोडेहू को। और 1754 में गोडेहू के प्रयास से अंग्रेजी कंपनी के साथ पौंडीचेरी की संधि होती है। तो पहले कर्नाटक युद्ध में हमने फ्रेंड्स जो संधि पड़ी थी वो एक्सला सैपल की संधि थी, और अभी जो दूसरे कर्नाटक युद्ध में जो संधि हो रही है वो पौंडीचेरी की संधि हो रही है, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो गए कि हम युद्ध नहीं करेंगे। और परिणाम स्वरूप दोनों कंपनी को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। जो एक दूसरे का क्षेत्र जीता गया था युद्ध के दौरान वो वापस फिर से ले लिया गया। अंग्रेजों के समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। इस तरह से दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, वो भी क्या हो जाता है फ्रेंड्स, समाप्त हो जाता है। अब हम आगे फ्रेंड्स बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो 1758 से 1763 तक चला था। 1756 में अगर हम कंडीशन देखें, इसका भी संबंध किसी भी तरीके से भारत से लेना देना नहीं था। ऑस्ट्रिया, अगर हम यूरोप में देखते हैं, हमने लोकेशन ऑस्ट्रिया की देखी थी। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच, ऑस्ट्रिया मतलब इंग्लैंड, यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रशा जिसको आज के समय में जर्मनी कहा जाता है, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। और दोनों ही इन दो देशों के बीच युद्ध चल रहा था। और क्योंकि यह युद्ध 7 साल चला लगभग, इस वजह से इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है।
यूरोप में फ्रांस जो थे वो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहे थे और जो अंग्रेज थे वो प्रशा या जिसको आज के समय में जर्मनी कहा जाता है वो समर्थन दे रहे थे, जिसका असर, क्योंकि अब यूरोप में झगड़ा चल रहा है दो कंपनियों के बीच में, तो इसका असर हमको भारत में भी देखने को मिलता है। तो क्योंकि दो देश जो फ्रांस है और ब्रिटेन है अपना अपना पक्ष लेकर यूरोप में लड़ रहे हैं, तो भारत में आ रही व्यापारिक कंपनियां भी आपस में झगड़ा कर रही थी। तो इस जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था, इसका तात्कालिक कारण ये था कि फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लैली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। ये काउंटी लैली को भेजा जाता है, इसको अगर हम संक्षिप्त में कहें तो काउंटी लैली को भेजा जाता है कि आप तुरंत जाइए और अंग्रेजी कंपनी का सर्वनाश कीजिए, भारत से उनको पूरी तरीके से हटा दीजिए। ये कारण था। काउंटी लैली आता है। अब काउंटी लैली को ये नहीं पता था कि इस समय तक, क्योंकि हम देख रहे हैं ये 58 से ये युद्ध शुरू होता है, इस समय तक अंग्रेजी कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। कारण 1757 में उन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा था, कई युद्ध लड़ चुके थे वो अगर हम देख रहे हैं तो कई युद्ध से डचों को हरा चुके हैं, कई बार फ्रांसीसियों से युद्ध किया है और जीत चुके हैं। काफ़ी मजबूत स्थिति में आ चुकी थी अंग्रेजी कंपनी। और अंततः क्या होता है, काउंट डी लैली को वॉन्डिवॉश के युद्ध में क्या होता है, काउंट डी लैली को हरा दिया जाता है 1760 में। और ये वांडीवास का जो युद्ध था वो तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिस तरीके से हमने पढ़ा था प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो युद्ध हुआ था उसे सेंट थोमे का युद्ध या अड्यार का युद्ध कहा जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो युद्ध हुआ अंबूर का युद्ध कहा जाता है। और तीसरा जो तीसरे कर्नाटक युद्ध में जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना लड़ती हैं और फ्रांसीसी एकदम से हार जाते हैं, उस युद्ध को कहा जाता है वॉन्डिवॉश का युद्ध, जो 1760 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। इसमें फ्रांसीसी का भारत में इसमें प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। इस युद्ध के बाद भारत में यूरोप की एकमात्र शक्ति इंग्लैंड का वर्चस्व भारत में स्थापित हो गया था। और जब ये तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है तो इस युद्ध में जो संधि होती है उस संधि को कहा जाता है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के तहत ये कहा जाता है ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। और पेरिस की संधि के दौरान ये समझौता होता है दोनों कंपनियों, दोनों देशों के बीच कि अब फ्रांसीसी कंपनी केवल और केवल अगर चाहे तो भारत में व्यापार कर सकती है, उसको अपनी सेना रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इसी के साथ तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये तीन कर्नाटक युद्ध थे, पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो युद्ध हुआ वो कौन सा था, जो भारत में युद्ध हुआ, अड्यार का युद्ध, सेंट थोमे का युद्ध। ये युद्ध जो था, ये इस युद्ध के प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान कौन सी संधि होती है, एक्सला-सैपल की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ भारत में, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, आम्बूर का युद्ध। ये युद्ध में कौन सी संधि होती है, पौंडीचेरी की संधि। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में फाइनली अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देंगे। को भारत में जो युद्ध किस नाम से जाना जाता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध वांडीवास के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में जो 1763 में जो संधि होती है वो यूरोप में होगी और उस संधि को किस नाम से जाना जाता है, पेरिस की संधि के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आए हों। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।